हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड पे जाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि नेचर में कितने टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हो सकता है कि मटेरियल हो आपके पास सॉलिड फॉर्म में आ सकता है, लिक्विड फॉर्म में आ सकता है और गैसियस फॉर्म में आ सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस के तीन नेचर हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कुछ क्वांटिटीज़ की टर्म में। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज सॉलिड अपने शेप को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड मैक्सिमम, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है और जो फोर्स होता है, उस टर्म में हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होता है। इसका मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जबकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप कम होता है। गैप कम होने का रीज़न क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करते हैं तो सॉलिड में मैक्सिमम आता है, लिक्विड में मॉडरेट आता है और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिनिमम हमें मिलते हैं। सेकेंड आता है वॉल्यूम। सेकेंड टर्म इज वॉल्यूम। तो अगर हम सॉलिड में कंसीडर करें तो वॉल्यूम आपको फिक्स मिलता है। जैसे अगर ये मार्कर है, मार्कर को मैं कहीं भी रखूं तो ये अपने शेप में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और वॉल्यूम भी इसका फिक्स ही मिलेगा, ठीक है। शेप में भी कोई चेंज नहीं है और वॉल्यूम भी इसका फिक्स रहेगा, ठीक। मास में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो वॉल्यूम सॉलिड केस में वॉल्यूम होता है फिक्स, ठीक है। लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है फिक्स। जैसे अगर बोला है कि 1 लीटर ऑफ वाटर तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको गिलास के अंदर भरें, जग में भरें या किसी टैंक के अंदर डाल दें, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम लिक्विड का भी फिक्स होता है, सॉलिड का भी फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। इसका मतलब आप जिस कंटेनर में गैस को फिल करते हैं, गैस उतने ही वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक बात। थर्ड टर्म हमारे पास बनती है शेप, ठीक। तो सॉलिड में शेप होता है फिक्स। अगेन मार्कर, तो मार्कर को कहीं भी आप पुट करें इसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, तो शेप क्या रहा, फिक्स। लेकिन लिक्विड में शेप चेंज हो जाता है। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के अकॉर्डिंग शेप, जग में डालेंगे तो जग के अकॉर्डिंग शेप, और अगर किसी कंटेनर में आपने फिल कर दिया तो कंटेनर का जो शेप होगा वो लिक्विड एक्वायर कर लेगा। यानी लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। और गैस के लिए भी शेप फिक्स नहीं होगा, क्योंकि गैस भी कंटेनर में स्प्रेड हो जाता है, कंटेनर के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है। तो जिस भी टाइप का कंटेनर आप लेते हैं उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप और वॉल्यूम गैस के लिए हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड को अलग अलग करती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नॉन एज फ्लूइड। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नॉन एज फ्लूइड। यानी जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सकता है उसको आप क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक। तो क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है, नहीं करेगा। इसका मतलब जनरली हम यहां पे क्या कंसीडर करते हैं, ओनली गैस एंड लिक्विड, ये फ्लूइड के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जनरली जो काम में आएगा वो लिक्विड ही होगा। यहां पर हम गैस भी काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि ओनली गैस एंड लिक्विड कैन फ्लो। तो इन दोनों को हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्लूइड कंसीडर करते हैं। और इन दिस चैप्टर हमें क्या कंसीडर करना है, इन दिस चैप्टर हम केवल लिक्विड से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी लिक्विड को फ्लूइड कंसीडर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर पॉइंट, ठीक है, ठीक। ध्यान दें, एक और पॉइंट बनता है कि अ गिवन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय एन इंटरफेस फ्रॉम अदर सॉलिड और गैस। पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पर एक कंटेनर बना लें, मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर हमने बना लिया,
और इस कंटेनर के अंदर आपने कोई फ्लूइड फिल कर दिया, तो इस कंटेनर के हमने एक फ्लूइड फिल कर दिया। अब इस कंटेनर के पास कितनी सरफेसेस, तो अगर आपने कंटेनर क्यूबिकल लिया है तो इसके पास 6 फेजेस होंगी, जिसमें से ऊपर वाली फेज ओपन होगी क्योंकि भरने के लिए भी तो चाहिए। ठीक, जैसे अगर हम इस रूम को कंसीडर करें तो 4 वॉल है, नीचे फ्लोर है, ठीक, और एक ऊपर छत है। अगर इसको हमें पानी से भरना है तो 4 दीवार होना ज़रूरी है, नीचे सरफेस होना भी ज़रूरी है। ठीक है, यानी 5 सरफेस तो फ्लूइड से आप 5 सरफेस तो आपकी सॉलिड और फ्लूइड के बीच में बन रही है, और एक सरफेस आपकी ऊपर गैस से बन रही है, यानी जो ओपन सरफेस है जहाँ से आप इसमें जिसके अंदर फ्लूइड फिल कर रहे हैं। तो वो जो सरफेस है वो कौन सी सरफेस, वो रहेगी आपकी ओपन सरफेस। क्या रहेगी, ओपन सरफेस। जो ओपन सरफेस है उसी को आप क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक क्यूबिकल कंटेनर लिया तो क्यूबिकल कंटेनर में फ्लूइड और कंटेनर के बीच में तो 5 सरफेस आपको मिलेगा, और एक सरफेस ओपन होगा जो कि एयर के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, ध्यान दें कि फ्लूइड इंटरफेस इज बाउंडेड बाय गैस, फ्लूइड इंटरफेस which is bounded by gas is known as free surface of the liquid। यानी यहाँ पर 5 सरफेस तो आपके पास बाउंडेड मिलेगा और एक सरफेस आपको मिलेगा फ्री सरफेस जो गैस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये जो अपर सरफेस होगा इसको आप बोल सकते हैं फ्री सरफेस। तो अब आपको डेफिनेशन वापस से पढ़ें, समझ में आएगा कि अ गिवन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय एन इंटरफेस फ्रॉम अदर सॉलिड और गैस। यानी जो भी लिक्विड किसी कंटेनर में भरा है तो या तो वो कंटेनर के कांटेक्ट में होगा या फिर गैस के कांटेक्ट में होगा। तो गैस के जो कांटेक्ट में आता है उसको आप फ्री सरफेस बोलते हैं, और ये जो कंटेनर सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, बाउंडेड सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, आइडियल फ्लूइड। इस चैप्टर में हमें फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड ही कंसीडर करना है। आइडियल फ्लूइड की 2 कंडीशंस होती हैं। आइडियल फ्लूइड की कंडीशन होती है फर्स्ट कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस नहीं करने का मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा और डेंसिटी भी फिक्स रहेगी, यानी डेंसिटी और वॉल्यूम में हम कोई भी चेंज कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड हमें दिया है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब होता है, जैसे आपने एनएलएम में पढ़ा था फ्रिक्शन, एनएलएम में हमने क्या पढ़ा है, फ्रिक्शन। तो वही रिलेशन फ्लूइड में आपको मिलता है विस्कोसिटी की टर्म में। विस्कोसिटी फ्लूइड में फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। विस्कोसिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, पूरा एक अलग से चैप्टर है, फिर भी मैं छोटा सा आपको बताता हूं कि अगर हम पानी को फैला दें तो पानी जल्दी से फैल जाता है सरफेस के ऊपर, लेकिन उसकी जगह अगर एक मरकरी को फैलाया जाए तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है और धीरे धीरे फैलता है। इसका मतलब जो मरकरी है वो वाटर से ज़्यादा विस्कस है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो नॉन विस्कस का मतलब होता है कि नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन 2 layers ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। ध्यान दें, जो वाटर फ्लो करता है, जैसे अगर हम नदी पे जाते हैं तो नदी में जो वाटर फ्लो करता है वो ऊपर जो सरफेस होती है उसमें तो ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो करता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं वाटर का वेलोसिटी कम होता है। ठीक बात है ना? इसका मतलब वाटर के कुछ लेयर्स यहाँ पे बन गए। क्लियर? अब यहां बोला गया कि नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन 2 layers ऑफ लिक्विड। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में 2 layers के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होगा। ठीक, नॉर्मल तो होगा क्योंकि ऊपर वाली लेयर का जो वेट होगा वो नीचे वाली लेयर फील करेगी, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स क्या रहेगा? टेंजेंशियल फोर्स रहेगा 0। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आपको मिलेगा। विस्कोसिटी पूरा एक अलग से यूनिट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप केवल ये ध्यान रखें कि जो आइडियल फ्लूइड होता है दैट इज नॉन विस्कस, और नॉन विस्कस का मतलब है कि नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन 2 layers ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। और विस्कोसिटी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपने फ्रिक्शन पढ़ा है, फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन को विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर करें तो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है, अब फ्लूइड आपका 2 पार्ट में डिवाइड है।
फर्स्ट है आपके पास फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब है कि विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, फ्लूइड जो आपने भरा है किसी कंटेनर के अंदर, तो विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट। ठीक है। और फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब है कि विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर फ्लूइड मस्ट बी एट मोशन। ठीक है। तो क्या फ्लूइड स्टैटिक्स में कभी क्या मोशन में नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? कि हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर पानी भरा और पानी को लेकर हम दौड़ने लग गए, तो कंटेनर भी सेम वेलोसिटी से चल रहा है, पानी भी सेम वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब जो विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर फ्लूइड किस में आ गया? रेस्ट कंडीशन में आ गया। तो जो भी कंडीशन बनेगी वो किसके अंदर काउंट होगी? फ्लूइड स्टैटिक्स में काउंट होगी। ठीक है। और फ्लूइड अगर मोशन में है, जैसा कि पाइप में होता है कि पाइप तो फिक्स होता है और नल में हमारे जब घर में पानी आता है तो किसी पाइप के थ्रू आता है। ठीक है ना। तो पाइप तो अपनी जगह पर फिक्स है, तो आप उसको कंटेनर कंसीडर करें और पाइप में से वाटर फ्लो कर जाता है, यानी विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर मोशन में आ गया कौन? फ्लूइड। तो उसको किस में कंसीडर करेंगे हम? फ्लूइड डायनेमिक्स में कंसीडर करेंगे। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हमें पढ़ना है प्रेशर के बारे में पढ़ना है, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज प्रेशर। फिर आता है पास्कल लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको पहले से भी है। और फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, वेंचुरीमीटर एंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो धीरे धीरे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से और एंड तक आते आते फ्लूइड हमारा फिनिश हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बनता है डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम एट गिवन पॉइंट। मास पर यूनिट वॉल्यूम एट गिवन पॉइंट, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पे कंसीडर किया एक कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में फिल्ड है कोई फ्लूइड, यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस फ्लूइड में एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया, डेल्टा वी। ठीक। तो इस वॉल्यूम के अंदर जो फ्लूइड का मास होगा वो मास रहेगा डेल्टा एम। ये बात समझ में आई? कंसीडर स्मॉल वॉल्यूम इन विच स्मॉल मास डेल्टा एम इज कंटेंट। तो हमने पूरे फ्लूइड में एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लिया डेल्टा वी, और उस डेल्टा वी में जितना फ्लूइड आ रहा है उसका मास कितना है? डेल्टा एम। तो यहां पर डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी बनेगा डेल्टा एम बाय डेल्टा वी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। बात समझ में आई? क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक रिलेशन है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। और अगर आपको फ्लूइड यूनिफॉर्म गिवन है, फॉर यूनिफॉर्म फ्लूइड, so you can write density is equal to m by v, यानी टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है। तो ये जनरली हम यूज करते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी m by v इज इक्वल टू रो। क्लियर? अब डेंसिटी आपको क्वांटिटी कैसी लग रही है? डेंसिटी हमें स्केलर क्वांटिटी लग रहा है, बिकॉज मास भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट सोल्व की जा सकती है, डायमेंशन कैलकुलेट की जा सकती है। एक और पॉइंट बनता है डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी ऑफ गैस वेरीज विथ प्रेशर। डेंसिटी ऑफ गैस वेरीज विथ प्रेशर, बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डजंट वेरी विथ प्रेशर। यानी हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को क्या किया जा सकता है? कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेस करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है ना। एक्सपेंड भी कर सकते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो डेंसिटी में चेंज आएगा। बिकॉज अगर वॉल्यूम वेरी करेगा तो डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आना चाहिए। और आप पहले समझ चुके हैं कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। और लिक्विड का अगर वॉल्यूम फिक्स है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डजंट चेंज विद
प्रेशर, यानी प्रेशर के साथ हम लिक्विड डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डेंसिटी ऑफ गैस वेरीज विथ प्रेशर, बिकॉज प्रेशर वेरी करने से वॉल्यूम में चेंज आता है, वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो डेंसिटी के अंदर वेरिएशन मिलेगा। ये बात समझे। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड डजंट वेरीज विथ प्रेशर, क्योंकि लिक्विड अपने शेप को चेंज नहीं शेप को तो चेंज कर सकता है, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है, और वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा आपको फिक्स ही मिलेगा, तो प्रेशर के साथ कोई वेरिएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या रहेगा? डेंसिटी आपने लिखा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की यूनिट आती है किलोग्राम, एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो मास की यूनिट आती है किलोग्राम और वॉल्यूम आता है मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम डील करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप G/cc भी लिखते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास यूनिट के बाद डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशन क्या रहता है? m1, और वॉल्यूम आता है L क्यूब में, तो डेंसिटी का डायमेंशन बन गया m1 L-3, ठीक है। और डेंसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है? डेंसिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझे, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। अब कुछ स्टैंडर्ड आपके सब्सटेंसेज जिनकी डेंसिटी आपको नॉन होनी चाहिए, जैसे अगर हम कैलकुलेट करें डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। सेकंड हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ एयर, सो डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड थर्ड जो हमारा सबसे ज़्यादा काम में आता है वो है मरकरी, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका सीजीएस यूनिट हुआ। क्या इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब को आपने एसआई में कन्वर्ट किया, वैल्यू मिला 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर डेंसिटी इन एसआई सिस्टम 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होगा, सो वैल्यू यहाँ पे बनेगा 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। एंड मर्करी के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू रहेगा 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए, वाटर डेंसिटी, एयर डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी, क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आरडी से भी, और बेसिक डेफिनेशन देता है आरडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम रिप्रेजेंट करते हैं ρL से, और डेंसिटी ऑफ वाटर रिप्रेजेंट किया जाता है ρW से। मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं, जो भी फ्लूइड आप ले रहे हैं, उसका डेंसिटी कितना है, इसलिए इस टर्म को नाम क्या दिया? रिलेटिव डेंसिटी नाम दिया गया है। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो डेंसिटी और डेंसिटी दोनों का यूनिट कैंसिल आउट, यानी रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है और एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है, क्योंकि अगर यूनिट नहीं होगा तो फिर यहाँ पर हम डायमेंशन भी नहीं बना सकते। सेकेंड टर्म आपके पास आता है वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। अब इस टर्म को हम कैसे समझे? समझ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम,
ठीक, तो ये था आपका डेंसिटी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं वेट डेंसिटी की, यानी वेट डेंसिटी रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो मास के प्लेस पर आना चाहिए वेट। सो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। यानी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम वेट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिखोगे? mg, ये वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम वेट डेंसिटी। तो रिलेशन क्या रहा? वेट डेंसिटी इज इक्वल टू, और m बाई वी यहां से क्या लिखा जा सकता है? रो, यानी डेंसिटी लिखा जा सकता है। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट अब हमारे पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे लिखते हैं? जैसे जो आपने स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट किया या वेट डेंसिटी कैलकुलेट किया है, उसी का रेशियो आप यहां पे लिखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट of fluid divide by specific weight of water। और स्पेसिफिक वेट हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? रो इंटू जी से, किसी भी लिक्विड के लिए, फ्लूइड के लिए, डिवाइड बाय रो इंटू जी वाटर के लिए। तो जी तो कांस्टेंट है, कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट आपको मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो एल बाय रो डब्ल्यू। यानी ये जो रिलेशन आपके पास आया है रो एल बाय रो डब्ल्यू, ये रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल ही है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी भी आपने कैलकुलेट किया था, वैल्यू रहा था रो एल बाय रो डब्ल्यू। ठीक बात, पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड relative density both are equal to rho L by rho W, and both are unitless and डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये पॉइंट क्लियर है आपको कि दोनों की जो डायमेंशन है वो जीरो मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम टर्म, तो जो टर्म आपको मिल रहा है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस टर्म मिलेगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी दोनों का वैल्यू रो एल बाई रो डब्ल्यू से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेशर। At any point external normal force यानी perpendicular force acting per unit surface area of fluid is known as pressure। तो हमने यहां पर एक फ्लूइड कंसीडर किया, ठीक है, और यहां पर एक स्मॉल एरिया आपने कंसीडर कर लिया, ये एरिया है ए। प्रेशर का डेफिनेशन क्या? एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द फ्लूइड। यानी यहां जब आपने ये एरिया कंसीडर किया तो इस एरिया के ऊपर जो फ्लूइड है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को आपने रिप्रेजेंट किया कि ये फोर्स आ गया F, और ये जो फोर्स हमें कंसीडर करना है ये परपेंडिकुलर फोर्स कंसीडर करना है, इसलिए इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया F परपेंडिकुलर से। ठीक बात है, तो यहां जो प्रेशर आपको मिलेगा, प्रेशर का वैल्यू रहेगा P इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर डिवाइड बाय A। क्लियर? F परपेंडिकुलर डिवाइड बाय A ये रिप्रेजेंट करेगा आपके प्रेशर को, यानी किसी भी पॉइंट पर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय सरफेस एरिया इज नोन एज
प्रेशर। अब फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जिस कंटेनर में वो रखा है उस कंटेनर की सरफेस पे भी फोर्स लगाता है, यानी यहाँ पे भी फोर्स लगा रहा है, इधर भी फोर्स लगा रहा है, सब जगह फोर्स लगा रहा है। तो जिस एरिया पर हम कंसीडर कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया इज नोन एज प्रेशर। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो ये एक बेसिक रिलेशन हमें मिला। अब यहाँ पर आपको मिलता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, तो यूनिट सॉल्व किया जा सकता है, डायमेंशन कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया। प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमें कंसीडर क्या करना है, हमें कंसीडर करना होता है परपेंडिकुलर फोर्स, यानी उस पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो वैल्यू आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यानी जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कैसा मिलेगा, नॉर्मल टू द एरिया। तो हमें ये नहीं समझना है कि उसके पास वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, जैसे आप बोलते हैं कि 10 एम्पियर का करंट वायर में से फ्लो कर रहा है, और वायर में कहां से किधर फ्लो कर रहा है, हम बोल दिया कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में फ्लो कर रहा है। लेकिन जो करंट होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी होता है, लेकिन क्वांटिटी कैसा है, स्केलर है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम वायर को क्या करें, बाउंड कर दें, ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको राउंड कर दिया या बेंड कर दिया, तो उससे करंट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि अगर ये वेक्टर होता तो फिर मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता था। ध्यान दें कि अगर दो तार हमने इस तरीके से जोड़ दिए, इधर करंट आ रहा है 1 एम्पियर का, इधर करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, तो टोटल करंट यहाँ पे वेक्टर एडिशन से तो नहीं देखोगे, टोटल करंट आप बोलोगे कि इस वायर में फ्लो होने वाला करंट रहेगा 3 एम्पियर। तो उसी तरीके से जो प्रेशर है वो भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग सेम डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन रहेगा वो नॉर्मल टू द एरिया बनेगा। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में प्रेशर भी लगेगा। यूनिट क्या बनेगा, प्रेशर आपने क्या लिखा है, प्रेशर आपने लिखा है फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ऐसा ही सिस्टम में यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको एक जनरल टर्म पास्कल से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कहीं पर अगर PA लिखा हो तो वो भी प्रेशर का ऐसा यूनिट बनता है जिसका वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। डायमेंशन अगर हम कैलकुलेट करें तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 और एरिया का डायमेंशन बनता है L2। तो यहाँ पर वैल्यू बनी m1 L-1 T-2। तो ये डायमेंशन आ गया किसका, प्रेशर का डायमेंशन हमें मिला। ठीक बात। अब प्रेशर के लिए कुछ पॉइंट वो हमें देखने हैं। प्रेशर के लिए पॉइंट्स क्या देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और इनमें से कुछ पॉइंट ऐसा हो सकते हैं कि जब हम यूनिट में आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट बनता है कि प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। जैसे अभी अभी आपने समझा कि जो प्रेशर होता है वो F परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन आप प्रेशर की कंसीडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट बनता है कि प्रेशर चेंजेस विद डेप्थ एंड हाइट, यानी फ्लूइड में हम कितनी डेप्थ पर हैं या कितनी हाइट पर हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज होता है। इस पूरे पॉइंट को हम नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी प्रेशर चेंजेस विद डेप्थ एंड हाइट। थर्ड पॉइंट आता है कि फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट, यानी फ्लूइड जितना फोर्स अप्लाई करता है बॉडी पर उसको आप क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेज में क्लास 9, 10 में पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वहां पर आपने टर्म पढ़ा अप थ्रस्ट। ठीक है ना, तो जो फ्लूइड बॉडी के ऊपर अपनी तरफ से एक फोर्स लगाता है जो उसको ऊपर ले जाने का ट्राई करता है उसको क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट। ठीक है ना, तो इसको भी हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में डिटेल में पढ़ेंगे कि फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट, ऊपर की तरफ लगेगा इसलिए उसको बोल देते हैं अप थ्रस्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू सेम आता है, सभी डायरेक्शन में सेम रहना चाहिए। किस तरीके से कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कंटेनर बना लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने फ्लूइड फिल कर दिया। ठीक है,
अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो सभी डायरेक्शन में आपको सेम ही मिलेगा। मानो इस डायरेक्शन में आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी आपको P ही मिलेगा, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो भी P मिलेगा, इधर कैलकुलेट करें तो P मिलेगा, इधर कैलकुलेट करें तो P मिलेगा। इसका मतलब एट गिवन पॉइंट प्रेशर इज सेम इन एवरी डायरेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर का वैल्यू होता है वो सभी ईच एंड एवरी डायरेक्शन के लिए सेम हमें मिलता है, इसलिए आप बोलते हैं कि प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। ठीक है ना। तो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया से, स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, आइसोट्रोपिक है, जो प्रेशर फोर्स लगाएगा, जो प्रेशर होता है वो हाइट और डेप्थ के साथ चेंज होता है। डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया, यूनिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, यानी हाइट या डेप्थ के साथ प्रेशर के अंदर किस तरीके से चेंजेस आता है। तो हमने क्या किया कि कंटेनर फिल किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड आपने फिल किया जिसकी डेंसिटी है रो, लिक्विड डेंसिटी कितनी, रो, और इस लिक्विड के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर आपने कंसीडर कर लिया जिसका हाइट है h और सरफेस एरिया है a। ठीक है ना, चेक पॉइंट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट नंबर 1, और यहाँ कंसीडर किया पॉइंट नंबर 2, और इन दोनों पॉइंट पर लगने वाले प्रेशर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, तो इस पॉइंट के ऊपर जितना भी आपके पास फ्लूइड है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को आपने रिप्रेजेंट किया F1 से। ठीक है, यहाँ जितना भी इसके नीचे वाला जितना भी फ्लूइड है वो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगा जिसकी वैल्यू आपने रिप्रेजेंट किया F2 से, और जो सिलेंडर आपने कंसीडर किया इसका खुद का एक वेट होगा जिसको आप mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। mg क्या रिप्रेजेंट करता है, mg रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिलेंडर का कितना वेट है। तो हमने कंसीडर किया कि कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम इन फ्लूइड। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर 0, तभी ये इस गिवन कंडीशन में है। ठीक है, ये सिंक भी हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, ये बीच में भी रह सकता है। ठीक है ना। अगर आपको ये दिया गया कि ये फ्लूइड के अंदर सिलेंडर इसी गिवन कंडीशन में है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में है, यानी नेट फोर्स ऑन दिस सिलेंडर मस्ट बी 0, यानी सिलेंडर पे नेट फोर्स आना चाहिए 0, F net इज इक्वल टू 0। अब फोर्सेज अगर हम इक्विलिब्रियम में लेकर आ रहे हैं तो F1 और mg आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहे हैं और F2 अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं कि F2 का वैल्यू F1 प्लस mg के इक्वल आएगा, F2 का वैल्यू F1 प्लस mg के इक्वल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को आपने रिप्रेजेंट किया P1 से, और सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को आपने रिप्रेजेंट किया P2 से। क्लियर, ध्यान दें। तो यहां वैल्यू क्या मिलेगा, क्या लिखें, फोर्स, तो यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया प्लस मास को हम किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी से, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी से। सो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना लिखें सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा सरफेस एरिया A और हाइट h। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी A इंटू एच से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो P2A इज इक्वल टू P1A प्लस AH रो G। A और A कैंसिल आउट एंड वैल्यू P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH। तो इक्वेशन है आपके पास P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH, यानी ये पॉइंट 2 पर नेट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब नेट प्रेशर बोला जाए, एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाए या फिर टोटल प्रेशर बोला जाए, तो P2 का वैल्यू हम P1 प्लस रो GH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको आपने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, नेक्स्ट देखें कि फॉर कांस्टेंट डेंसिटी, यानी अगर आपने फ्लूइड जो कंसीडर किया है वो कांस्टेंट डेंसिटी का है, तो इसी इक्वेशन से लिखा जा सकता है कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GH। अब डेंसिटी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स P2 माइनस P1 डिफरेंस इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू H, यानी अगर H हम इंक्रीज करेंगे,
हाइट अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइट हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। P2 माइनस P1 इज प्रोपोर्शनल टू H। किस केस में? व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेशर एट H डेप्थ। दो पॉइंट हमने कंसीडर करे। सबसे पहले कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर फ्लूइड भर दिया, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कंसीडर किया, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 कंसीडर किया, और पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में हाइट कितना आ रहा है? H आ रहा है, और जो मटेरियल फ्लूइड आपने लिया है उसकी डेंसिटी हमने कंसीडर कर ली रो। क्लियर? अब क्या करना है हमें? इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर को कंपेयर करना है, यानी प्रेशर डिफरेंस हमें लिखना है। तो क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है कि P2 यहाँ पर आएगा रो जी एच, क्योंकि वाटर हाइट कितना आ रहा है? H आ रहा है। जो भी लिक्विड आपने लिया उसका हाइट कितना आ रहा है? H आ रहा है। तो वैल्यू क्या रखोगे? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। यही रिलेशन आपको मिला है पहले कि दो पॉइंट है, फ्लूइड के अंदर दोनों में डिफरेंस है H, तो रिलेशन आपके पास आता है P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। यहाँ पे ये दो पॉइंट आपने कंसीडर करे, किसी भी लेवल पे कंसीडर हो सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है H हाइट का। तो फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर P1, सेकंड पॉइंट पे प्रेशर P2, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। तो सेम रिलेशन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। अब ध्यान दें इस बात का कि P1 जो है वो एयर से कनेक्टेड है, यानी जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और एयर से अगर कनेक्टेड है मतलब ये एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो प्रेशर होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? यहाँ जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को लिखा P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, ठीक है। और रिलेशन आपके पास रहा P2 माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच। P2 माइनस P1, यानी अगर हम लिक्विड में H हाइट पर बात करते हैं कि H हाइट डिफरेंस पर, या कॉलम यहाँ पर अगर हम बना लें कि H हाइट का अगर वाटर कॉलम है तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? तो प्रेशर डिफरेंस आप लिख सकते हैं रो जी एच से। और P2 माइनस P0 यानी H हाइट पर, लिक्विड के H हाइट पर जो प्रेशर डिफरेंस आपको मिलता है उसको आप Pg से रिप्रेजेंट करते हैं, और Pg बनता है गॉस प्रेशर। जैसे आपने कैलकुलेट किया P2 तो रिप्रेजेंट करता है नेट प्रेशर को या एब्सोल्यूट प्रेशर को, और P2 माइनस P0 यानी केवल हम लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर देखना चाहते हैं। तो लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर होता है इस प्रेशर को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? गॉस प्रेशर से। यानी गॉस प्रेशर केवल फ्लूइड कॉलम का जो हाइट है H उसके कारण कितना प्रेशर लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर डिफरेंस है वो रो जी एच के इक्वल बनेगा, जिसको आप गॉस प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Pg आपका गॉस प्रेशर है, यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया रो जी एच से। और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड कैसे सॉल्व करें? देखो, प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, यानी हमें फोर्स पर यूनिट एरिया देखना पड़ेगा। फोर्स किसका है? वेट ऑफ द लिक्विड, यानी उस कॉलम जो आपने बनाया उसमें कितना वेट है? वो mg डिवाइड बाई a। m को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइड बाय a, और वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? एरिया इंटू हाइट, रो जी डिवाइड बाई a और a कैंसिल आउट, और रिलेशन आ गया रो जी एच। यानी गॉस प्रेशर की दो डेफिनेशन बनती है। क्या क्या डेफिनेशन बनती है? अगर बोला गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H तो फिर रहेगा रो जी एच, या फिर प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड, कितना जो पर्टिकुलर एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं उस एरिया के ऊपर कितना लिक्विड है, तो उस लिक्विड का जो वेट होगा उसके कारण जितना प्रेशर लग रहा है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गॉस प्रेशर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये जो वैल्यू रहेगा ये Pg के इक्वल आपके बन जाएगा, ठीक है। तो दो टर्म हमने यहाँ पे समझा, एक समझा नेट प्रेशर। नेट प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं कि वाटर कॉलम बना हुआ है, ऊपर एक जो भी पॉइंट है, तो वाटर कॉलम के जो नीचे वाला पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना प्रेशर है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना प्रेशर है, इस सेकंड पॉइंट पे कितना प्रेशर, तो ये नेट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और
गॉस प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो जो लिक्विड आपको दिया है उस लिक्विड कॉलम की हाइट के अकॉर्डिंग कितना प्रेशर लग रहा है, यानी प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H इज नोन एज गॉस प्रेशर। नोट करें। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन अप्लाई करेगा? पहली बात ये, हम एटमॉस्फेयर में हैं, एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ एयर है, ठीक है। अब कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हम इस मार्कर को कंसीडर करें तो ये मार्कर कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर इस मार्कर के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर ऑन एनीथिंग प्रेजेंट इन इट। किसी पर भी, मेरे पे कितना प्रेशर लग रहा है, बोर्ड पे कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, मार्कर पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले प्रेशर को ड्यू टू एटमॉस्फेयर क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट आप इसको PATM से भी करते हैं और जनरली हम न्यूमेरिकल्स में इसको P0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कहीं अगर P0 लिखा है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब मरकरी बैरोमीटर एक डिवाइस है। मरकरी बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरकरी बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मरकरी बैरोमीटर का यूज किया जाता है। अब पॉइंट ये बनता है कि मरकरी ही हम क्यों यूज करते हैं? तो मरकरी यूज करने के कुछ रीजंस है। पहला रीजन कि मरकरी, वाटर भी तो यूज किया जा सकता था या कोई अदर मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं। तो मरकरी यूज करने का रीजन है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इज हाई। कितनी होती है? 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा होने से हाइट इज लेस, हाइट हमें कम मिलता है। तो अगर मैं मरकरी के प्लेस पर वाटर फिल कर दूं तो सेम प्रेशर गेन करने के लिए मुझे हाइट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। क्योंकि हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं ρGH से। तो अगर रो ज़्यादा होगा तो H कम है, लेकिन अगर मैं रो को कम कर दूं तो H बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्रेशर, सेम प्रेशर के लिए मुझे हाइट ज़्यादा मिलेगी अगर मैं वाटर यूज़ करूं, ठीक है। तो ध्यान दें कि डेंसिटी हाई होती है किसकी? मरकरी की। और डेंसिटी मरकरी की हाई होने से हमें हाइट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। यानी हमें छोटे इक्विपमेंट से हमारा काम चल जाएगा। सेकेंड, ये ओपेक होता है। ओपेक का मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं हो तो वो इजीली दिखेगा, ठीक है। शाइनिंग होता है तो इजीली दिखेगा, शाइनिंग है, ठीक। वेपोराइज नहीं होता है, वेपोराइज नहीं होता है, ठीक है। तो यानी इसका Hg का कोई वेपर भी यहाँ पर नहीं बनेगा। तो मरकरी बैरोमीटर, मतलब बैरोमीटर में मरकरी यूज़ करने के रीजंस क्या हैं? वो यही रीज़न है। कोई और मटेरियल हम क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि डेंसिटी कम होगी, ठीक है। अब डेंसिटी कम होगी तो फिर हाइट ज़्यादा बनेगा, हाइट ज़्यादा बनने से इक्विपमेंट का हाइट भी बढ़ जाएगा। कैसे? वो देखें कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर कंसीडर किया, इस कंटेनर में हमने क्या फिल कर दिया? मरकरी फिल कर दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया? एक यू ट्यूब ली, मतलब एक अपने टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर उल्टा फिल कर दिया, कुछ इस तरीके से रख दिया ऐसे, ठीक। और किस तरीके से रखा कि टेस्ट ट्यूब का ये जो ओपन वाला एरिया, इसको आपने प्रेस किया और लिक्विड के अंदर फिल कर दिया और अंगूठा हटा दिया। तो जैसे ही आप अंगूठा यहाँ पर हटाते हैं तो मरकरी इस टेस्ट ट्यूब में कुछ ऊपर तक चढ़ जाती है और यहाँ पर आके रुक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक स्केल कनेक्टेड होता है जो ये बता सकता है कि मरकरी टेस्ट ट्यूब में कितनी हाइट तक ऊपर गई। तो यानी यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? H की मिलेगी। मरकरी पूरा फील्ड है, ठीक। अब ये जो टेस्ट ट्यूब आपको दिया है वो ऊपर से क्लोज्ड है। अगर ये टेस्ट ट्यूब ऊपर से क्लोज्ड है तो अपर पॉइंट पे प्रेशर कितना मिलेगा? अपर पॉइंट पे प्रेशर रहेगा 0। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। और लिक्विड का ये जो सरफेस आपको दिया है जो इस टेस्ट ट्यूब के बाहर है वो किससे कनेक्टेड है?
एयर से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ जो प्रेशर मिलेगा, अगर मैं इसको 0.2 कंसीडर करूँ तो 0.2 पे जो प्रेशर मिलेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, और लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एट सेम लेवल, यानी हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी लिख दें, एट सेम हॉरिजॉन्टल, at same horizontal level pressure remains same at all the points। और किस बात का ध्यान रखना है? फ्लूइड मस्ट बी सेम, यानी सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर आपको मिलता है वो सभी पॉइंट पे क्या मिलता है? सेम मिलता है। इसका मतलब ये पूरा Hg आपको दिया है और यहाँ पर अगर हम सेम लेवल कंसीडर करें तो इस पॉइंट पर भी आपको जो प्रेशर मिलेगा वो सिमिलर P2 के इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी प्रेशर कितना है? ये P2 के इक्वल है। ठीक, तो क्या मैं नेट प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ? सो नेट प्रेशर हमें मिलेगा P2 is equal to P1 plus rho GH। क्या इसमें कोई रो? देखो यहाँ पर जो लेवल डिफरेंस है वो आ गया H हाइट का, फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर, सेकंड पॉइंट पे प्रेशर। P2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं रो GH प्लस P1 से, और P1 कितना है? P1 आपको वैल्यू मिलेगा 0, बिकॉज जो कंटेनर है वो क्लोज्ड है। कंटेनर या ऐसा बोला जाए जो टेस्ट ट्यूब है वो क्लोज्ड है, hence P1 is equal to 0। तो वैल्यू कितना रहा? वैल्यू आपके पास रहा P2 is equal to rho GH। और P2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P2 आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी P2 is equal to PATM, जिसको आपने P0 से रिप्रेजेंट किया है रो। तो रो कितना रहेगा? Hg का रो वो बनता है 13.6 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय G 10। अब H कितना? ये एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में H का जो वैल्यू मिला है वो मिला है आपको 76 सेंटीमीटर। कितना मिला है? 76 सेंटीमीटर। ये एक एक्सपेरिमेंट है बैरोमीटर का, तो इस एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आपको H का कितना मिलता है? 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर को यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगा 0.76 मीटर। ठीक है, और अगर हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करें सो P0 का वैल्यू हमें मिलता है 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्या ये बात समझ में आई? यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा भी बोला जा सकता है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट के इक्वल भी होता है। यानी जो 1 ATM है उसका वैल्यू आया 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, यहां पर क्या आ गया? यहां पर वैक्यूम आ गया। वैक्यूम क्यों आया? क्योंकि अब इस लेवल, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मरकरी राइज नहीं किया, और क्लोज कंटेनर है तो फर्स्ट पॉइंट पर आपको प्रेशर कितना मिलेगा? फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर आपको मिलेगा 0। तो P0 आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी P एटमॉस्फेयर आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब रिलेशन हमें क्या मिला? 1 ATM। 1 ATM को क्या बोला कि एवरेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, यानी जो बेसिक डेफिनेशन है वो सी लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड है कि अगर हम सी लेवल पर हैं तो सी लेवल पर ड्यू टू एटमॉस्फेयर जो प्रेशर आ रहा है उसको आप 1 ATM से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यू बनता है 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट यहाँ पे बनता है जिसको आप टोर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 ATM को आपने बोला कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg
इतने कॉलम का जो प्रेशर है वो भी 1 ATM के इक्वल। सेकेंड, 1 टोर बनता है तो प्रेशर इक्वलेंट टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी 1 मिलीमीटर Hg कॉलम के इक्वलेंट जो प्रेशर बनेगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 टोर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां वैल्यू कुछ रिलेशन हमें मिला है, जैसे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या हम बोल सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो कहीं पे भी अगर लिखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर भी अगर इस तरीके से लिखा है कि x सेंटीमीटर ऑफ एनी फ्लूइड तो वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और प्रेशर हम लिखते हैं ρgh से, ठीक है ना। तो यानी जो भी फ्लूइड आपने कंसीडर किया है उसका तो रो आना चाहिए, और जितना हाइट आपको दिया है मतलब x, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? ρfgx। तो ये पर्टिकुलर एक टर्म बन गया जो भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 76 मिलीमीटर ऑफ Hg के इक्वल है। फिर आपने देखा कि 1 मिलीमीटर Hg का जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वलेंट होता है? 1 टोर के इक्वलेंट होता है, यानी 76 mm ऑफ Hg को 76 टोर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो टोर को हम ATM से भी रिलेट कर सकते हैं। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टोर, तो 1 टोर इज इक्वल टू 1/760 ATM, और पास्कल की टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डिवाइड लगाएंगे, वैल्यू मिलेगा 133 पास्कल। तो ये कुछ रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में हमारे यूजफुल रहेंगे। अब न्यूमेरिकल किस तरीके से बनता है देखें। क्वेश्चन दिया गया, इफ वाटर इज फिल्ड इन बैरोमीटर इन प्लेस ऑफ मरकरी देन कैलकुलेट हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। यानी अगर बैरोमीटर में मरकरी के प्लेस पर वाटर फिल कर दिया जाए तो वाटर कॉलम का हाइट क्या रहेगा, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें कि बैरोमीटर का यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आता है 1.01 इंटू 10⁵। पहला तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये बनता है कि दोनों ही केस में हम ρgh को कंपेयर कर दें। दोनों ही केस में क्या करें? ρgh को कंपेयर करें। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल? ρgh। किस केस में? मरकरी में। और आपको बोला गया कि मरकरी को हटाकर हमने फिल कर दिया वाटर, तो ρgh वाटर ये भी सेम ही आना चाहिए। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर दें, g और g तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कौन? रो और h। तो मरकरी के लिए रो कितना? मरकरी का रो आता है 13.6 इंटू 10⁻³ और हाइट कितना बनता है? हाइट बनता है 76 सेंटीमीटर। तो हम ये भी कर सकते हैं कि सारी यूनिट आप किस में लिख दें? CGS में लिख दें, तो आंसर भी आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो रो ऑफ Hg कितना? रो ऑफ Hg होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय कितनी हाइट आई थी? 76 सेंटीमीटर, ठीक है। G कॉमन है इसलिए आपने कैंसिल आउट कर दिया। वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड हाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, एंड रिलेशन रहा h इज इक्वल टू 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर में आंसर चाहिए तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दें, मीटर में चाहिए तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर देख के ये पता चल रहा है कि मरकरी क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर मरकरी के प्लेस पे वाटर यूज़ करेंगे तो जो भी हाइट मरकरी के लिए मिल रही है उसकी, जो भी हाइट मरकरी के लिए मिल रही है जैसे 76 सेंटीमीटर, उसका 13.6 टाइम ज़्यादा आपको किसके लिए मिलेगा? वाटर के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप वाटर यूज़ करते हैं तो कॉलम हाइट बन जाएगा 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर। लेकिन हमें जो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे दिया है वो 30 डिग्री पर टिल्ट हो रहा है, और Hg कितना राइज कर रहा है? अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया है वो 100 सेंटीमीटर राइज कर रहा है। लॉजिक ये बनता है कि जब भी हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं तो जो कॉलम हाइट बनता है उसके लिए हमें वर्टिकल हाइट रिक्वायर्ड होता है, यानी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा x, या इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं s से, यानी हमें क्या रिक्वायर्ड है? वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट से ही हमें प्रेशर मिलता है। तो क्या यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है? ध्यान से देखो, ये h है, ये एंगल है 30 डिग्री, एंड दिस हाइट इज गिवन 100 सेंटीमीटर। कितना हाइट गिवन है? 100 सेंटीमीटर का हाइट हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक। क्या लिख सकते हैं?
साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू h/100, यानी कॉलम हाइट हमें मिल गया 50 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? तो कॉलम हाइट अगर हमें 50 सेंटीमीटर मिला है, और लॉजिक क्या बनता है, ऑलवेज यूज वर्टिकल कॉलम हाइट। जो कॉलम हाइट आप यूज कर रहे हैं वो वर्टिकल ही कंसीडर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हाइट कितना मिला है, 50 सेंटीमीटर। तो बैरोमीटर का रीडिंग कितना रहेगा, रीडिंग बनेगा, रीडिंग मतलब कि कितना प्रेशर हम मेजर कर पा रहे हैं। तो रीडिंग यहाँ पे रहेगा रो जी एच के इक्वल वैल्यू ऑफ रो 13.6 इंटू 10⁻3, वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे रहेगा 10, और हाइट हमें मिला है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5। क्लियर? सॉल्व करें। सो 136 इंटू 5, एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, 10⁻2। सो 136 इंटू 5, 136 इंटू 5 680 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 680 इंटू 10⁻2 यूनिट पास्कल। तो रीडिंग ऑफ बैरोमीटर कितना आएगा, 68 इंटू 10⁻3 पास्कल, या 680 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 पास्कल। ये बैरोमीटर की रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। लॉजिक ये बनता है कि हमें हमेशा वर्टिकल कॉलम हाइट ही यूज़ करना है। तो वर्टिकल कॉलम हाइट पर आप ध्यान दें, जो भी फ्लूइड आपको दिया है उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, जी से मल्टीप्लाई करें, हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल किस बेस पे बनेंगे वो हम देखें कि हमने कंटेनर कंसीडर किया जिसमें लिक्विड आपने फिल किया है, जिसका डेंसिटी है रो, एच हाइट तक लिक्विड फिल है, बॉटम पे पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट पर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। तो पी पॉइंट पर जब हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो प्रेशर आएगा ड्यू टू दिस फ्लूइड आएगा, प्लस एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगाएगा PATM या P0 जो आपने रिप्रेजेंट किया है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इफेक्ट आना चाहिए। यानी अगर मैं बॉटम पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करता हूँ तो P का वैल्यू मुझे मिलेगा P0 प्लस रो GH। बिल्कुल बेसिक रिलेशन, ठीक है। तो कंटेनर में फ्लूइड फिल और टोटल प्रेशर एट द बॉटम वो रहेगा P0 प्लस रो GH, जहाँ पे P0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए कि एक कंटेनर हमने लिया जिसमें दो मटेरियल आपने फिल कर दिए, दो फ्लूइड आपने फिल कर दिए। एक फ्लूइड है जिसका डेंसिटी है रो2, कितनी हाइट तक, H2 हाइट तक। सेकेंड फ्लूइड है डेंसिटी रो1, H1 हाइट तक। अब पहली बात ये कि कौन सा फ्लूइड नीचे होगा, कौन सा फ्लूइड ऊपर होगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर की तरफ होगा। दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करके दिए गए, पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2, और दोनों पॉइंट पे प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो जो P1 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, यानी जो फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर होगा वो ड्यू टू दिस फ्लूइड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा जिसको आपने P2 से रिप्रेजेंट किया है, तो सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर है वो फर्स्ट फ्लूइड सेकंड फ्लूइड दोनों फ्लूइड का प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यानी अगर मैं P1 कैलकुलेट करता हूं तो P1 का वैल्यू रहेगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो1 GH1। क्या इसमें कोई डाउट? P1 के ऊपर, यानी किसी भी पॉइंट पर जब हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ये देखो कि उसके ऊपर कितना फ्लूइड है या प्रेशर लगाने वाले कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो यहां पर है फ्लूइड प्लस एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर आपको मिलेगा जिसका वैल्यू आप P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी P1 का वैल्यू रहेगा P0 प्लस रो1 GH1। इसमें कोई डाउट? अब हमें कैलकुलेट करना है P2। अब P2 पर जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे वो दोनों फ्लूइड के कारण प्लस एटमॉस्फेयर के कारण आना चाहिए। यानी आप यहां पे लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, जितना प्रेशर P1 पर आ रहा है वो तो P2 पर लग ही रहा है, यानी इस लेवल तक का प्रेशर तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, P1 प्लस रो2 GH2, ये भी लिखा जा सकता है। यानी P1 का वैल्यू आप P2 का वैल्यू आप लिख सकते हैं P1 प्लस रो2 GH2
ये भी करेक्ट आंसर है। और अगर आपको गिवन टर्म्स के अंदर आंसर लिखना है ρ1 H1 P0, तो फिर आंसर आपका बनेगा P2 इज इक्वल टू P0 प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। ठीक है, और आपको यहां पूछा गया नेट प्रेशर, बिकॉज बॉटम पे आपको दिया गया कि बॉटम पॉइंट पे कैलकुलेट करें। तो नेट प्रेशर का मतलब है कि ऊपर जितना भी फ्लूइड है प्लस एटमॉस्फेयर है, उनके कारण लगने वाले नेट प्रेशर को आपको कैलकुलेट करना है। गॉस प्रेशर अगर पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल में लिख के दिया जाएगा कि गॉस प्रेशर कैलकुलेट करें। ठीक है, तो पर्टिकुलर हाइट के लिए गॉस प्रेशर कैलकुलेट होगा, तो जैसा भी होगा वो न्यूमेरिकल के अंदर हमें गिवन होगा। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पर नेट प्रेशर आपने कैलकुलेट कर लिया, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें गिवन एक सिलेंड्रिकल विशल, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो कि टॉप से ओपन है, टॉप ऑफ द सिलेंडर इज ओपन। सिलेंडर का रेडियस गिवन है r, यहाँ पर एक डिस्क लगाया हुआ है जो कि इस फ्लूइड जिसका डेंसिटी है रो उसके ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, और फ्लूइड का हाइट हमें कितना गिवन है, h गिवन है। कैलकुलेट करना है फाइंड प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, फाइंड प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इस पॉइंट पर प्रेशर लगाने वाले कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है, पहला तो हमें दिख रहा है कि लिक्विड के कारण आना चाहिए, फिर हमें दिख रहा है कि एटमॉस्फेयर, बिकॉज ये टॉप से ओपन है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। अगर ये टॉप से क्लोज होता तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि एयर के साथ कोई अगर कांटेक्ट नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा, जीरो। लेकिन अगर ओपन है तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आना चाहिए, जिसको आप P0 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक डिस्क दिया हुआ है जिसका मास कितना है, m। तो इस डिस्क के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको आप mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस डिस्क के कारण फोर्स कितना लगा, इस डिस्क के कारण फोर्स कितना लगा, तो डिस्क के कारण फोर्स हम मास पर यूनिट एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये बोला गया कि ये जो डिस्क लगा है वो इस कंटेनर में पूरा फिक्स है, इसका मतलब डिस्क का एरिया उतना ही होगा जितना कंटेनर का सर्कुलर एरिया है, और रेडियस कितना दिया है, r। यानी P पॉइंट पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें, ध्यान से समझना, तो वो मिलना चाहिए आपको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू डिस्क, ये तीनों कंपोनेंट आने चाहिए। तो वैल्यू क्या रहेगा, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच प्लस। अब डिस्क के लिए प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें, डिस्क का प्रेशर यानी डिस्क का फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है जो उसके वेट के इक्वल है, यानी mg/a। तो यहाँ वैल्यू बन जाएगा P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच प्लस mg/a। ये बॉटम पॉइंट पे नेट प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। आया पॉइंट समझ? नेक्स्ट, 3 different containers are given. Find pressure at the bottom of all the containers, और bottom area of all the container कितना दिया है, A दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 कंटेनर्स गिवन है, इन कंटेनर्स के हम नेमिंग कर देते हैं, कंटेनर A, कंटेनर B एंड कंटेनर C। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है, बॉटम पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा उसको आपने रिप्रेजेंट किया PA से, सेकेंड यहाँ जो प्रेशर है इसको आपने रिप्रेजेंट किया PB से, एंड थर्ड कंटेनर के बॉटम पे जो प्रेशर है उसको आपने रिप्रेजेंट किया PC से। ठीक है, अब इन प्रेशर को हमें कंपेयर करना है, और कंडीशन क्या गिवन है कि फॉर सेम हाइट ऑफ सेम फ्लूइड, यानी आपने सेम फ्लूइड लिया, जैसे पानी लिया और पानी को सेम हाइट तक आपने फिल कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी फ्लूइड लिया है उसको सेम हाइट तक तीनों कंटेनर में फिल कर दिया। ठीक है, तो सेम हाइट तक आपने सेम फ्लूइड को फिल कर दिया, यानी रो भी तीनों का सेम है और एच भी तीनों केसेस में क्या है, सेम है। रो सेम, एच सेम, एच सेम, रो सेम। और कंपेयर करने को बोला गया कि प्रेशर कंपेयर करें। ठीक है, तो किसी भी कंटेनर में अगर एच हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है तो प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है कि नेट प्रेशर का वैल्यू आता है कि प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। क्या इसमें कोई डाउट है? प्रेशर एट बॉटम,
हम कैलकुलेट करें तो बॉटम पे प्रेशर आपको मिलेगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो क्या तीनों केस में प्रेशर सेम रहेगा? बिकॉज आपको दिया है कि फ्लूइड हमें सेम कंसीडर करना है और सेम हाइट तक कंसीडर करना है, यानी रो भी तीनों के लिए सेम है, एच भी तीनों के लिए सेम है, यानी पी ए, पी बी और पी सी तीनों का वैल्यू आपको इक्वल ही मिलेगा। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू, और तीनों का वैल्यू बनेगा पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, यानी तीनों पॉइंट पर प्रेशर आपको सेम मिला। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अगर कंटेनर किसी भी शेप का हो, कंटेनर किसी भी शेप का हो, लेकिन अगर सेम फ्लूइड सेम हाइट तक आपने फिल किया है तो बॉटम पे प्रेशर आपको सिमिलर ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है ना, यानी जो प्रेशर वैल्यू है वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखो इसका। अगेन हमें इन तीनों कंटेनर्स के बॉटम पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। तीन कंटेनर्स गिवन है ए, बी एंड सी, और इनके बॉटम पॉइंट्स आपने मार्क कर दिए। यहाँ पे प्रेशर बनेगा पी सी, सेकेंड वाले में प्रेशर बनेगा पी बी एंड फर्स्ट में प्रेशर रहेगा पी ए। किस केस में? व्हेन सेम वॉल्यूम ऑफ सेम फ्लूइड इज फिल्ड। अब एक बात बताएं कि मान लीजिए आपको दिया गया कि 5 लीटर वाटर हमें इन तीनों के अंदर फिल करना है। 5 लीटर वाटर तीनों के अंदर फिल करना है। बेस एरिया तीनों का सेम दिया गया है। ठीक बात। अब अगर हम इस फर्स्ट कंटेनर को ध्यान से देखें तो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है इसका सरफेस एरिया भी बढ़ता जा रहा है, यानी जो एरिया है वो बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जाएगा, वॉल्यूम हमें सेम कंसीडर करना है, तो वॉल्यूम का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज सेम वॉल्यूम हमें फिल करना है। सबसे पहले समझना हमें सी से ईजी रहेगा। ध्यान दें कि अगर हमने क्या किया, यहाँ पर कोई वॉल्यूम फिल कर दिया, ये वॉल्यूम आ गया, आपको बोला गया कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो सेम वॉल्यूम आपने यहाँ पर फिल कर दिया, सेम फ्लूइड का फिल कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग जो हाइट आपको मिला, हाइट आ गया एच सी। ठीक है, अब फर्स्ट कंटेनर पे ध्यान दें। थर्ड कंटेनर में जो सरफेस एरिया था या जो बाउंड्री बन रही थी वो एक कांस्टेंट एरिया की बन रही थी कि यहाँ इस जगह एरिया, इस जगह एरिया, इस जगह एरिया, सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया में सेम मिल रहा था। लेकिन अगर मैं फर्स्ट कंटेनर की बात करता हूँ तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने से जो लिक्विड हाइट बनेगा वो कम बनेगा। ये बात समझ में आई? अब यहाँ जो लिक्विड हाइट बना है वो कम बना है, जबकि आपने वॉल्यूम क्या लिया है, सेम लिया है। एक चौड़ा बर्तन लिया और एक छोटा बर्तन लिया, एक सकरा बर्तन लिया, तो सकरे बर्तन में लेवल ज्यादा होगा सेम वॉल्यूम के लिए, और चौड़ा जो बर्तन है, वाइट जो आपने कंटेनर लिया है, वाइट जो वेसल आपने लिया है, उसमें हाइट सेम वॉल्यूम के लिए आपको कम मिलेगी। तो एच सी से कम मिली है एच ए। लेकिन अगर मैं बी को कंसीडर करता हूं तो बॉटम एरिया तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते जा रहे हैं कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता जा रहा है। कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात है कि सेम वॉल्यूम के लिए कंटेनर में फ्लूइड हाइट बढ़ जाना चाहिए, तो यहां पर आपको मिलेगा एच बी। ठीक है, और तीनों को कंपेयर करते हुए आप बोल सकते हैं, बिकॉज सेम वॉल्यूम आपने सेम फ्लूइड के लिए लिया है, तो तीनों को कंपेयर करते हुए लिखा जा सकता है कि हाइट एट बी ग्रेटेस्ट रहेगा और हाइट एट कंटेनर ए ये आपका मिनिमम रहेगा। यानी हमने हाइट को कंपेयर किया। फिर आपको पता है कि बॉटम पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वैल्यू मिलता है पी नॉट प्लस रो जी एच से। तो पी नॉट सबके लिए कॉमन, रो सबके लिए कॉमन, जी सबके लिए कॉमन, बचा कौन, एच। तो जिसके लिए हाइट मैक्सिमम होगा वहां पे प्रेशर आपको मैक्सिमम मिलेगा, जिसके लिए हाइट मिनिमम होगा वहां पे प्रेशर मिनिमम रहेगा। तो रिजल्ट हमारा क्या रहा कि प्रेशर एट पॉइंट बी मैक्सिमम एंड प्रेशर एट पॉइंट ए मिनिमम। ठीक है, तो जो ऊपर से सकरा है, नैरो है, वहां पे प्रेशर आपको मैक्सिमम मिलेगा, और जो ऊपर से वाइड है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे प्रेशर आपको कम मिलेगा। बात समझ में आई? तो कंपेयर करने के लिए आप बेसिक रिलेशन को ही यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग कंडीशन यहाँ पे दी जा सकती है। एक और न्यूमेरिकल हम इसी टाइप का ले रहे हैं कि इक्वल मास ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड। ध्यान देना,
मास सेम लिया है, मतलब आपको दिया गया है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, तीनों कंटेनर में मास सेम भरा है, लेकिन जो लिक्विड है वो डिफरेंट है, लिक्विड डिफरेंट है। फर्स्ट में डेंसिटी ज़्यादा है, सेकंड में डेंसिटी कम, थर्ड में डेंसिटी और कम। अब मुझे आप बताएं कि पहले भी हमने समझा कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो सेम मास के लिए हाइट कम हो जाती है। अगर मैं सेम हाइट तक सेम डेंसिटी कंपेयर कर रहा हूँ, सेम हाइट सेम डेंसिटी, तो मास आपको सेम मिल रहा है। लेकिन अगर डेंसिटी वेरी कर रही है और मास आपको इक्वल दिया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या बनता है? लॉजिक ये रहता है कि हायर डेंसिटी लेस हाइट, यानी जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी उस मटेरियल के लिए हाइट क्या बनेगी? उस मटेरियल के लिए हाइट बनेगी कम। जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा उसकी हाइट क्या बनेगी? कम बनेगी। तो तीन कंटेनर आपने यहाँ पे कंसीडर करें, ए, बी एंड सी। तीनों के बॉटम पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो पी ए, पी बी एंड पी सी। अब जो डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी डिफरेंट गिवन है। फर्स्ट की डेंसिटी है रो ए, सेकंड में डेंसिटी है रो बी, थर्ड में डेंसिटी है रो सी, और रो ए का वैल्यू मैक्सिमम है और मास हमें क्या दिया है? सेम दिया है। तो सेम मास डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हाइट क्या आएगा? हाइट आएगा कम। इसका मतलब फर्स्ट कंटेनर में जो हाइट बनेगी वो कम बनेगी, क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम है, मास सेम है। इस हाइट को आपने रिप्रेजेंट किया एच ए से। सेकेंड कंटेनर में हाइट थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी इससे, क्योंकि डेंसिटी कम। डेंसिटी अगर कम होगी तो हाइट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड को आपने रिप्रेजेंट किया एच बी से। थर्ड कंटेनर में डेंसिटी मिनिमम है और डेंसिटी मिनिमम होने से हाइट मैक्सिमम रहेगी। तो तीनों केस आपने यहाँ पे कंपेयर कर लिए कि डेंसिटी के साइड हाइट में किस तरीके से वेरिएशन आता है, यानी डेंसिटी अगर वेरी करती है तो उसके अकॉर्डिंग हाइट में भी वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। और मास हमें सेम दिया गया, यानी कांस्टेंट मास के लिए कंडीशन यहाँ पे बन रही है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि पी ए, पी बी, पी सी को किस तरीके से हम रिलेट करें। तो रिलेशन हमारे पास क्या है? रिलेशन है कि बॉटम पॉइंट पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो पी बॉटम हमें कितना मिलता है? पी बॉटम मिलता है पी नॉट प्लस रो जी एच, और यहां पर रो और एच तीनों कंटेनर के लिए डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपेयर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। ध्यान दें, क्या क्वांटिटी सेम दिया गया है? हमें दिया गया है कि मास सेम है। तो यहाँ पे अगर मास का टर्म आ जाए तो वो वाली वैल्यू कांस्टेंट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा सा इजीनेस रहेगा। तो हमने क्या किया, इस रो जी एच में एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया का डिवाइड कर दिया। तो बॉटम पॉइंट पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से समझना, तो वैल्यू बनेगा पी नॉट प्लस रो जी, और ये H इंटू ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? H इंटू ए वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने लिखा रो जी वी, H इंटू ए वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड बाय ए। क्लियर? और रो इंटू वी किसको रिप्रेजेंट करता है? रो इंटू वी मास को रिप्रेजेंट करता है। सो पी बॉटम हो रहा है आपका पी नॉट प्लस रो इंटू वी, ये रिप्रेजेंट करेगा मास को, एम जी बाई ए। और तीनों ही केस में आपको मास क्या दिया गया है? एस m1 इज इक्वल टू m2 या ma इज इक्वल टू mb इज इक्वल टू mc, यानी तीनों केस में आपको मास सेम दिया है, जी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, बिकॉज कंटेनर का एरिया आपको फिक्स दिया है। तो रिजल्ट क्या रहेगा? सो pa इज इक्वल टू pb इज इक्वल टू pc, यानी सेम मास के लिए प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आता है। सेम मास के लिए प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और लॉजिक क्या लगा? लॉजिक यहाँ पे लगा कि जिसका डेंसिटी हायर होगा, यानी अगर ग्रेटर डेंसिटी है तो हाइट क्या बनेगा? लेस बनेगा सेम मास के लिए। आई बात समझ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल है। हमें देखकर लगता है कि अगर हाइट कम बना है तो प्रेशर कम होगा, तो आप रिजल्ट सीधे सीधे देते हैं कि पी ए मिनिमम और पी सी मैक्सिमम, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसको लॉजिकली कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि तीनों पॉइंट पर प्रेशर आपको सेम मिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि फाइंड मास ऑफ एयर इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 3/4/5 मीटर एट NTP, ठीक है, यानी नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो हमने यहाँ पर एक कंटेनर कंसीडर कर लिया, जिस कंटेनर की आपको हाइट, लेंथ एंड विड्थ गिवन है, ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। और आपसे पूछा गया कि मास ऑफ द एयर, मास यहाँ पे कितना होगा, इस कंटेनर के अंदर कितना मास एयर का है। तो मास कैलकुलेट किया जा सकता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब मास हमें कैलकुलेट करना है एयर का, तो एयर डेंसिटी वो हमें पता है। एयर डेंसिटी कितना, एयर डेंसिटी है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम यहाँ पे बनेगा 3 × 4 × 5 मीटर क्यूब। क्लियर? सो मास ऑफ द एयर इन अ कंटेनर यानी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3 × 4 12, 12 × 5 60, 60 एंड पॉइंट से 0 कैंसिल आउट एंड 12 × 6 72 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर कोई 3/4/5 का रूम है तो उस रूम के अंदर एयर का मास कितना है, एयर का मास है 72 किलोग्राम। हमें फील नहीं होता लेकिन यहाँ पे मास आपको मिलेगा। आई बात समझ, नोट करो।